गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपने चैनल पीयू क्लासेज में स्वागत है। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज हम परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज के मैक्सिमम टाइप्स कवर हो चुके हैं। जो बचे हुए टाइप्स है वो हम क्लास 8 में कवर करेंगे। अब तक की अब तक की कुल क्लासें परसेंटेज की 8 हो जाएगी। अगर आपको कंप्लीट परसेंटेज कवर करना है तो कंप्लीट परसेंटेज के लिए आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की परसेंटेज की सारी क्लासों को देखना होगा। सारी क्लास देखने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं कि परसेंटेज में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा और आप हर एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक एक एक क्वेश्चन को कवर कीजिएगा, जिससे कि आपके हर टाइप कवर हो जाएंगे। तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं होगा कि परसेंटेज के हर टाइप को मैंने यहाँ पर कवर कराया है। दोस्तों चलिए हम परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास में आज क्वेश्चन नंबर 106 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपको हमारे चैनल पीयू क्लासेज को सब्सक्राइब करना है, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। यदि आपको अच्छी क्लासें और अच्छा एक्सप्लेनेशन, अच्छा टाइप्स, क्वेश्चन के अच्छे अच्छे टाइप्स चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, अच्छे से अच्छे टाइप्स लेकर आऊँगा। तो इसलिए आपको मुझे सपोर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 में आप देखिएगा कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा, देखो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? दोनों भाषाएं कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले देखो आपके पास है इंग्लिश, आप इंग्लिश लोगे, फिर उसके बाद आप हिंदी, फिर उसके बाद आप बोथ लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज। ठीक है। अब बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं बोल सकते तो आप नो कीजिएगा। अब आपने कहा कि 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश के सामने आप लिखेगा 70%। जब 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि 30% छात्र अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ऐसे ही 65% छात्र क्या है? हिंदी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 35% छात्र हिंदी नहीं बोल सकते। ऐसे बोथ लैंग्वेज में से दिया कि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। यानी कि बोथ लैंग्वेज, अगर यहाँ दोनों भाषा बोल सकते हैं तो आप यस के नीचे लिखते, यदि दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो इसके लिए आप नो के नीचे लिखिएगा। तो यानी कि 27% छात्र ऐसे है कि दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। तो 30% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, और 35% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते, और 27% छात्र ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते। इसका मतलब अगर आप डायग्राम बनाओ तो आपके ऐसे डायग्राम बन रहे हैं कि 30, ये आपका इंग्लिश हो जाएगा, ये आपका इंग्लिश हो जाएगा और ये आपका हिंदी हो जाएगा। आपने देखा 30% छात्र मतलब इंग्लिश नहीं बोल पाते और 35% छात्र हिंदी नहीं बोल पाते और 27% छात्र दोनों ही भाषा नहीं बोल पाते। तो 27% वाला मैंने यही ऑप्शन क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया कि जो दोनों ही भाषा नहीं बोल पाते हैं तो आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है कि कितने बंदे हिंदी इंग्लिश नहीं बोल पाते और कितने बंदे हिंदी नहीं बोल पाते और कितने बंदे दोनों ही लैंग्वेज नहीं बोल पाते। तो इसलिए आपको इस तरह से क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो 30% इंग्लिश नहीं बोल पाते, 35% हिंदी नहीं बोल पाते और 27% छात्र दोनों ही भाषा नहीं बोल पाते। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है कि 30% छात्र दोनों भाषाएं, 27% लोग ऐसे तो दोनों ही भाषा नहीं बोल पाते। तो 30 में से यदि मैं 27% माइनस कर दूं
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3%। ये 3% कौन छात्र है? आपने देखा कि 30% तो इंग्लिश नहीं बोल पाते और 27% दोनों ही भाषा नहीं बोल पाते। तो 3% छात्र ऐसे हैं जो केवल ओनली इंग्लिश नहीं बोल पाते, ओनली इंग्लिश नहीं बोल पाते। 30% छात्र ऐसे, 3% छात्र ऐसे जो ओनली इंग्लिश नहीं बोल पाते। अगर 35% में से मैं 27% माइनस कर दूं तो इसका मतलब ये होगा, देखो 35% छात्र ऐसे जो हिंदी नहीं बोल पाते और 27% छात्र ऐसे जो दोनों ही भाषा नहीं बोल पाते। इसका मतलब हो गया 8%। तो 8% छात्र ऐसे हैं जो ओनली हिंदी ही नहीं जानते, जो हिंदी ही नहीं जानते। ठीक है, ऐसे ही 27% छात्र ऐसे हैं, 27% छात्र ऐसे हैं जो बोथ लैंग्वेज, दोनों ही भाषा नहीं बोल पाते। तो अब आपको पता है कि ये भी दोनों दोनों भाषाएं नहीं जानते। 3% लोग ये भी दोनों भाषा नहीं जानते। ये 8% लोग ये भी दोनों भाषा नहीं जानते क्योंकि ये इंग्लिश नहीं जानते और हिंदी जानते होंगे तो इंग्लिश नहीं जानते। और ये भी ऐसे है कि ये दोनों दोनों भाषाएं नहीं जानते। तो अब इनको ऐड कर लीजिएगा। आपने इनको ऐड किया तो इनके 3 और 8 11 और ये हो गया 38%। 38% छात्र ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज नहीं बोल पाते। 38%, 38% छात्र ऐसे दो दोनों ही भाषाएं नहीं बोल पाते। तो इसका मतलब जो 38 100 में से 38% ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा नहीं बोल पाते। तो दोनों भाषा, बोथ लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज, ठीक है, दोनों ही भाषा नहीं बोल पाते। वे कितने बंदे हैं? 38%। और दोनों भाषा बोल पाते हैं, बोथ लैंग्वेज, दोनों ही भाषा बोल पाते हैं। तो वे कितने हो जाएंगे? तो आप जो आपको पता है टोटल 100% छात्र हैं। तो 100% में से 38% दोनों भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो 38% को यदि हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 62%। तो 62% छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल पाते हैं। तो 62% छात्र ऐसे हैं जो आपके दोनों ही भाषा बोल पाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है कि किसी कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल और 45% छात्र संस्कृत में सफल, उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? सबसे पहले हमें सफल छात्रों का देना है, दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट सफल हुए। तो आपने देखा यहाँ ले लो आप हिंदी और यहाँ पर ले लो आप संस्कृत। तो ये आपने लिया है हिंदी, ये आप ले लो संस्कृत। तो आपने लिया 60% छात्र ऐसे हैं, 60% छात्र ऐसे जो हिंदी में सफल होते हैं और 45% छात्र ऐसे हैं जो संस्कृत में सफल होते हैं और 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में सफल होते हैं। 25% क्या हो गया आपका? कॉमन हो गया। 25% छात्र आपके क्या है? दोनों में सफल होते हैं। तो आप एक बात बताओ, आपको पता टोटल हिंदी में कितने परसेंट छात्र सफल होते हैं? टोटल हिंदी में कितने परसेंट छात्र सफल होते हैं? वे आपके 60%। और दोनों में कितने सफल होते हैं? 25%। तो मतलब ओनली हिंदी में कितने सफल होते हैं? ओनली हिंदी में कितने परसेंट सफल होते हैं? ओनली हिंदी में आप करोगे, अगर आपने कहा 60 और -25 ये आपका आ जाएगा। अब 60 और माइनस के 25 ये आपका है 35% छात्र। 35% छात्र ऐसे जो ओनली हिंदी में सफल होते हैं, में सक्सेस होते हैं। ठीक है, और ओनली, अब आप देखो यहां ये पूरा का पूरा कॉलम, ये 45% ऐसे छात्र हैं जो संस्कृत में सफल होते हैं, बट 25% छात्र ऐसे जो दोनों में सफल होते हैं। तो ओनली संस्कृत में, अब ओनली संस्कृत में कितने सफल होते हैं? तो 45 माइनस के 25 करो, तो 45 माइनस के 25 करोगे तो 20% छात्र ऐसे हैं जो संस्कृत में सफल होते हैं, ओनली संस्कृत में। तो ओनली हिंदी में कितने सफल होते हैं? हिंदी में आपने देखा, हिंदी में होता है 35% छात्र सफल होते हैं ओनली हिंदी में, और प्लस 20% छात्र ऐसे हैं जो ओनली संस्कृत में सफल होते हैं, और दोनों में 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में सफल होते हैं। ये तो हो गया हिंदी, ये हो गया संस्कृत, और ये हो गया बोथ लैंग्वेज। तो टोटल कितने छात्र हैं जो टोटल ऐसे कितने छात्र हैं जो सफल होते हैं? भाई दोनों ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं? ठीक है,
अब आपने देखा कि यहाँ पर आप जोड़ोगे 25, 45, 45, 50, 80%। 80% छात्र ऐसे है, 80% छात्र ऐसे है जो आपके दोनों सब्जेक्ट में सफल होते हैं। ठीक है, 80% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में सफल होते हैं। तो अब आपका ये पूछ रहा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। तो 100 में से अगर आप -80 करोगे तो इसका मतलब ये है कि 20% छात्र आपके ऐसे हैं जो दोनों विषयों में असफल हुए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले समझ गए होंगे इसमें क्या करना है भाई, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस है 20। और फिर यहाँ बीच में क्या है, बीच में है आपका 25। तो इन तीनों को जोड़ दो भाई, ये हिंदी में सफल हुए, ये संस्कृत में सफल हुए, और ये हिंदी मतलब उसमें सफल हुए, दोनों सब्जेक्ट में सफल हुए। तो टोटल सफल कितने हुए, टोटल आपके सफल हुए 80% छात्र। 35 ये हो जाएगा आपका 60, और 80% छात्र ऐसे है कि आपके सफल हुए हैं। तो वो बोला दोनों ही विषय में सफल, दोनों ही विषय में फेल हुए। तो आपको पता है ये हिंदी में पास है, ये संस्कृत में पास है, दोनों विषय में पास है, तो ये तो पास हो गया। तो टोटल पासिंग परसेंटेज निकालोगे। बट दोनों ही विषय में फेल, तो आपके दोनों ही विषय में फेल क्या है, 20% बंदे ऐसे हैं जो दोनों ही विषय में फेल है। ये 20% बंदे ऐसे हैं जो आपके दोनों विषय में फेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है, एक परीक्षा में देखो 1000 लड़के हैं, बॉयज वन, आपके जो बॉयज गर्ल्स, इसमें लीजिएगा आप बॉयज गर्ल्स। तो इसमें क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 1000 लड़के हैं, 1000 तो बॉयज है, और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां पास होते हैं, पास, इसमें लिखो पास। पास में कह रहा है कि इसका 60%, भाई 1000 का इसका जो 60% कितना होगा, 600 लड़के पास है, और 50% लड़कियां पास है। तो 800 का 50%, भाई इसका 60%, 600 का, इसका 800 का 50% नहीं का आधा, तो वो हो गए 400। तो 400 लड़कियां पास है। तो आपने देखा बॉयज 1000 में से 600 लड़के पास है, और 800 में से लड़कियों में से 400 लड़कियां पास है। अब ये बोला है कि अनुत्तीर्ण असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो जब 600 पास है तो फेल कितने हुए, अब यहाँ फेल भी लो, फेल अब 600, 400 आपके लड़के फेल हुए, और 400 आपकी लड़कियां फेल हुई। तो टोटल फेल कितने हुए, टोटल फेल आपके हुए 800 बंदे, 400 लड़के 400 लड़कियां, आपके टोटल फेल इतने हुए 800। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने आपके, टोटल स्टूडेंट है 1000 तो लड़के हैं, और 800 आपकी लड़कियां हैं, तो 1800 आपके टोटल स्टूडेंट हो गए। आपसे बोला फेल, ये बोला कितने % छात्र असफल हुए, तो फेल परसेंटेज क्या है, फेल कितने बंदे हुए, 800 बंदे हुए, कितने में से, 1800 में से फेल हुए, और इनटू 100 ये आ जाएगा आपका फेल परसेंटेज। तो 0 0 ये हो जाएगा आपका 800, और को आप डिवाइड करोगे 18 से, तो आप 2 से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 400 को, जब आप 9 से 400/9, तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर, इसका हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 4/9%, 44 4/9% छात्र ऐसे तो जो असफल हुए। तो यानी कि 44 और 4/9 का है 44% ऐसे छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट में असफल हुए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या है, एक कक्षा में 72% छात्र बायोलॉजी और 44% छात्र मैथ का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र में से जीव विज्ञान तथा गणित में से कम से कम एक विषय का चयन करते हैं, तो 40 छात्रों में ने दोनों विषय लिए हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कक्षा में निकालना है कुल कितने छात्र हैं। तो इसमें क्या करना है भाई, आप देखो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। आपने देखा कि बायोलॉजी और मैथ,
बायोलॉजी लेते हैं 72% छात्र बायोलॉजी लेते हैं, और 44% छात्र आपके मैथ लेते हैं। ठीक है, ये कह रहे कि प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान तथा मैथ में से कम एक विषय जरूर लिया है। लेकिन सारे छात्र ऐसे हैं जिसके पास कुछ ना कुछ सब्जेक्ट जरूर है। अगर किसी के पास मैथ है, किसी के पास बायोलॉजी है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके पास कोई भी सब्जेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये बोला कि कम दोनों, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए। 40 बंदे, यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ परसेंट नहीं, 40% नहीं है, ये 40 छात्र ऐसे जो दोनों ही सब्जेक्ट लिए हैं। तो अब आप देखो, बायोलॉजी के छात्र हो गए 72% और मैथ के छात्र हो गए 44%। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल छात्र कितने हो गए हमारे पास टोटल छात्र हो गए 116% टोटल छात्र। तो 116% छात्र टोटल हो गए, बट 116 नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं, 100% होते हैं। 100% में 16% जो ये एक्स्ट्रा है आपकी कक्षा में, देखो ये मैथ और बायोलॉजी के स्टूडेंट ये है आपके, ये 100%। तो 16% छात्र ऐसे है जो आपको दोनों लैंग्वेज बोथ, तो 16% छात्र ऐसे है जो आपकी बोथ लैंग्वेज, इसमें क्या है कि आपका बोथ लैंग्वेज का मतलब कि ये बोथ सब्जेक्ट, इन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, तो 16% छात्र ऐसे हो गए, ये जो हमारे 116 हो गए, 100 से जो 100 से ज़्यादा बैठ रहे हैं 1116, तो ये जो ऐसे छात्र है जो दोनों ही सब्जेक्ट लिए हैं। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर कितने, ये 40 बंदे से दोनों सब्जेक्ट लिए, तो हमारे हिसाब से 16% छात्रों ने दोनों सब्जेक्ट लिए, बट क्वेश्चन के हिसाब से 40 बंदों ने दोनों सब्जेक्ट लिए। तो 16% बराबर 40 हो गया, तो 1% बराबर कितना होगा, 1% हो गया बाई 16, और 100% कितना होगा, टोटल क्लास में छात्र है 100%। तो ये पूछ रहा है कि तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 40/16 और इंटू 100, ये हमें निकालना है। अब भाई इसमें क्या करो, आप 4 से काट लो, 4 से काटो ये 10 हो जाएगा, और 4 से काटो ये 4 हो जाएगा, 4 से काटो इसको 25 हो जाएगा, और 25 इंटू 10 करो तो 250 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या यदि 10,000 है तो 10,000 है, तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी, ये हमें निकालना है। तो पहले साल के शुरुआत में स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी। तो इसमें क्या करना है भाई, हर साल 25% बढ़ती है, 25% बढ़ती है, इसका मतलब 25% 1/4। तो 3 साल तक बढ़ती है, पहला साल, दूसरा साल, इसमें ले लो आप, ये दूसरा साल हो गया, ये हो गया आपका तीसरा साल। पहले साल आपकी 4 थी, 4 से कितनी होगी 5, दूसरे साल भी आपकी कितनी होगी 4 से कितनी होगी 5 होगी, तीसरे साल भी आपकी कितनी होगी 4 से 5 होगी, इस तरह से। तो ये हो गई स्टार्टिंग की, 4 चौक 16, अब इनकी मल्टीप्लाई करो आप, इनकी मल्टीप्लाई 64, ये तो थी 3 साल पहले, इनकी मल्टीप्लाई 3 5 5 25 5 125, ये थी आपकी 3 साल बाद। ये है 3 साल पहले, बिफोर 3 ईयर्स, ये है आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, ये है आफ्टर 3 ईयर्स। तो अब आपने देखा कि 64 यूनिट आपकी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी, 3 साल बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी 125 यूनिट हो गई। बट यहाँ कह रहा है कि 3 साल के अंत में, 3 साल बाद क्वेश्चन के हिसाब से जो पॉपुलेशन हुई है वो है 10,000। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 3 साल बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी है 125 यूनिट है, बट उसके हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है 3 साल बाद 10,000 है। तो 125 यूनिट पर 10,000 हो गया, तो एक यूनिट आपका कितना है 80 आ जाएगा, एक यूनिट आपका आ जाएगा 80। और आपको निकाला है स्टार्टिंग की, शुरुआत में जनसंख्या, तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी 64 यूनिट, शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी 64 यूनिट। तो 64 यूनिट की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 80 में तो कितना हो जाएगा 0 और 512, तो 512, तो 5120। तो 3 साल पहले यानी कि स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी वो 5120 थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको दूसरा मेथड जानना है तो दूसरा मेथड क्या है आपके लिए, सबसे पहले आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि यहाँ 3 साल बाद जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन P1,
3 साल बाद जो पॉपुलेशन है, स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी उसका 1+r/100 और की पावर n, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, P1 आपका क्या है? P1 आपका है 3 साल बाद की पॉपुलेशन। P क्या है आपका? स्टार्टिंग की पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन। R आपका क्या है? यानी कि P1 हो गया आपका 3 साल बाद पॉपुलेशन, मतलब जो कुछ साल होता है तो कुछ साल बाद की जो पॉपुलेशन होती है वो P1 होता है। और P है आपका स्टार्टिंग की पॉपुलेशन, स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है वो P होता है। और आप R क्या होगा? किस रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, रेट। तो आपका जो रेट है आपका वो 25% की 25% की दर से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और N हो गया नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर, कितने नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, कितने साल तक, कितने साल बाद पूछ रहा है, तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। इसमें आप अगर वैल्यू रखोगे, आपने देखा P1 3 साल बाद की पॉपुलेशन, P1 की यहाँ पर क्या है? P1 बराबर यहाँ है 10,000। P1 आपको क्वेश्चन में दिया है 10,000, P1 आपकी पॉपुलेशन दे दी और हमें P निकालना है, शुरुआत की पॉपुलेशन निकालना है। तो 10,000 आप फॉर्मूले वैल्यू रखोगे, 10,000 आपका होगा P और 1 प्लस R/100, R/100 को 25% को आप लिखोगे 1/4। ठीक है, और की पावर n हो गया 3। तो बिल्कुल आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जो मैंने ये क्वेश्चन बनाया। देखो ये वाला टर्म्स ही बन जाएगा आपका, ये वाला टर्म्स बन जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको P निकालना है। अब ऐसे ही आपका P हो जाएगा। तो इसमें अगर आप ऐड करोगे तो 5/4 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद आपकी P की वैल्यू निकाल लोगे। ये भी आपके लिए, अगर आपको ये शॉर्ट टेस्ट मेथड है, अगर ये आपको मेथड अच्छा नहीं लगे तो इस लॉन्ग मेथड से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, एक मशीन का मूल्य 6250 है। पहले वर्ष इसका मूल्य 10% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में इसका 20%, तीसरे वर्ष में इसका 30% मूल्य घटता है। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताओ। तो आपने देखा भाई, पहला साल, सेकेंड ईयर और तीसरा साल, तीनों साल घटता है। आपने देखा पहले साल भी 10% घटा है, पहले साल 10% घटा है, तो 10% को आप क्या लिखोगे? 1/10। 1/10 का मतलब था कितना? 10 था, और 10 में से कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है। तो 10 पहले 10 था, अब 10 में से एक कम हो गया, तो अब 9 हो गया। ये है इनिशियल, स्टार्टिंग में, ये है स्टार्टिंग में, और ये है आफ्टर, बाद में, नेक्स्ट जो भी है। ठीक है, 10% आपकी पॉपुलेशन कम हो गई पहले साल, नहीं सॉरी, इसका मूल्य कम हो गया। 10% जो मशीन का मूल्य है वो कम हो गया। तो 10 था, 1 कम हुआ, कितना बच गया? 9। ऐसे ही दूसरे साल क्या है? सेकेंड ईयर में आपका 20% कम हो गया मूल्य। तो 20% इज इक्वल टू था 1/5, यानी कि था कितना? 5 था, 5 में से कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। पहले 5 था, 5 में से 1 कम होकर कितना बच गया? 4 बच गया। दूसरे साल आपका मूल्य ये हो गया। तीसरे साल क्या आपका? 30%, 30% होता 3/10। मूल्य आपका कितना था? 10 था, 10 में से कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। तो 3 कम हो गया, कितना बच गया? 7 बच गया। ऐसे 5 में से 1 कम हो गया, कितना बच गया? 4 बच गया। ऐसे 10 में से 1 कम हो गया, कितना बच गया? 9 बच गया। ऐसे तो यहाँ आपका 10 था, 10 में से आपका कम हुआ है। ठीक है, 10 में से आपका अगर 3 कम हुआ है तो आपका कितना बचा है? 7 बचा है। अब ये ले लो, ये है स्टार्टिंग पॉपुलेशन, ये है बाद की पॉपुलेशन, 3 साल बाद की। अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 3 साल पहले, मतलब स्टार्टिंग की पॉपुलेशन आएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 100, 10 × 10 100 और इंटू 5 500, 500 यूनिट, 500 यूनिट जो है आपकी स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है। और इनकी मल्टीप्लाई करो आप, 7 × 4 9 × 4 × 7। ठीक है, ये 36 × 7 करो तो 7 × 6 42, 7 6 जा 42 इंटू 4 और 7 3 जा 21 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 7 छंग 42, 4 7 का 21 और 4 25। तो आपका ये रहेगा 252 यूनिट, 252 यूनिट। तो स्टार्टिंग की पॉपुलेशन आपकी इतनी यूनिट और बाद की पॉपुलेशन आपकी इतनी यूनिट। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ही शॉर्टेस्ट मेथड है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी मेथड है। ठीक है,
तो अब आपकी दी है इसने, ये दिया है स्टार्टिंग का मूल्य। स्टार्टिंग का मूल्य क्या है? तो स्टार्टिंग का मूल्य है 6250 और यहाँ पर आपका स्टार्टिंग का मूल्य कितना है? 500 यूनिट। तो 500 यूनिट आपका स्टार्टिंग का मूल्य है, 500 यूनिट। तो 500 यूनिट, बट क्वेश्चन के हिसाब से आपका स्टार्टिंग का मूल्य कितना है? 6250। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा आपका, जीरो से आपका जीरो कट गया। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो 625 को डिवाइड करोगे 50 से, ये हो गया आपका 1 यूनिट। ये आपका 1 यूनिट हो गया। और आपको निकालना है 3 साल बाद। 3 साल बाद कितना है आपका? 252। तो 252 यूनिट कितना आएगा? 252 यूनिट। 252 यूनिट निकालो तो 1 यूनिट ये आ गया। 1 यूनिट आपका क्या है? 625/50 और इनटू हमें निकालना है 252। तो 252 निकालो। अब 5 से इसको काट दो, 5 से काटोगे तो 5 से काटो ये 10 हो जाएगा। 5 से काटो, 25 से काटो, सॉरी ये 25, 25 तो नहीं 50 हो गया। और 25 से काटो, 25 से अगर काटो तो 25 ही आएगा। 25 25 इंटू 25 625 होता है। ठीक है, अब आपका ये 2 आ गया। 2 से इसको काटो, 1 और 2 और 6, 126। अब 25 की मल्टीप्लाई करो 126 में, मल्टीप्लाई करो 25 की। 25 की मल्टीप्लाई करो 25 छिक्का 150, ये हो जाएगा आपका 15। 25 दूनी 50 और 15 ये हो गया 65। ठीक है, ये हो गया आपका 6 और 25 एकम 25 और 6 कितना हो गया? 31। तो 3150। तो आपका 3 साल बाद का जो प्राइस है वॉशिंग मशीन का वो आ जाएगा 3150। तो 3150 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। 60 विद्यार्थियों की क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ओनली। ध्यान रखना, अगर हम इस तरह का कोई पोर्शन ले तो ये जो पोर्शन है इसको छोड़ दो, ये तो दोनों लैंग्वेज का होता है, ये वाला होता है दोनों लैंग्वेज का। और ये अगर हम पूरा का पूरा ले, ये पूरा पूरा ले तो पूरा का पूरा है कि इतने परसेंट छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका इंग्लिश बोल सकते हैं। और कितने परसेंट? केवल 36% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। और हिंदी आपके 20% छात्र आपकी हिंदी बोल सकते हैं। और बाकी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। बाकी कितने बचे भाई? आपको पता है 30% छात्र आपके ओनली इंग्लिश बोल सकते हैं और 20% छात्र आपके ओनली हिंदी बोल सकते हैं। तो 50% लोग हैं जो आपके बोल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। और बाकी कितने बचे? 50% और बचे, क्योंकि आप 100 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 50। तो 50% लोग ऐसे हैं कि दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। ये हो गया आपका 50% लोग जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो अब आप ज्ञात कीजिएगा, इसमें क्या करना है आपको भी। आपने देखा इसमें 60 का 20% बंदे ओनली हिंदी बोल सकते हैं। 20% हो गया 12। तो 12 तो आपका हिंदी बोल सकते हैं और 30 बंदे ऐसे जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। 12 बंदे ऐसे जो ओनली हिंदी बोल सकते हैं, ओनली हिंदी। और 30 ऐसे है जो बोथ लैंग्वेज बोल सकते हैं, बोथ लैंग्वेज। तो यानी कि हिंदी तो ये भी बोलते हैं। तो टोटल कितने बंदे जो हिंदी बोल सकते हैं? हिंदी बोलने वाले कितने छात्र हैं? तो 12 बंदे तो ऐसे हैं जो ओनली वाले हैं, ओनली हिंदी बोल सकते हैं। और 30 बंदे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, बोथ लैंग्वेज बोलते हैं। तो यानी कि 42 स्टूडेंट्स हिंदी बोल सकते हैं, 42 स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 42 बंदे ऐसे तो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें क्या है भाई? इसमें देखो, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 65%, और 48% छात्र फिजिक्स में पास हुए, और 30% छात्र ऐसे तो दोनों में पास हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले अगर हम लेंगे इसमें मैथ में, ऐसे भी कर सकते हो आप, मैथ ले लो फिर आप फिजिक्स ले लो। ठीक है, अब कह रहा है कि पास, फेल और दोनों भी ले लो, दोनों सब्जेक्ट। तो फिजिक्स में कह रहा है, मैथ में 65% छात्र पास होते हैं। तो जब 65% छात्र पास होते हैं तो 35% छात्र फेल होते हैं। ऐसे फिजिक्स में 48% छात्र पास होते हैं। तो 48 अगर पास होते हैं
तो आपका बच गया 52% छात्र फेल होते हैं। और दोनों में पास कितने होते हैं? दोनों में पास आपके होता है 30% छात्र आपके दोनों में पास होते हैं। अब यहाँ ये देखो पास वाला कॉलम, अगर दोनों का है तो उसी कॉलम से मैं बात करनी है। अब आप देखिएगा, यदि ये कह रहे हैं कि दोनों में कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल हुए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाओ। इस डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कि 65% छात्र मैथ में फेल हुए, ये मैथ वाला कॉलम और ये फिजिक्स वाला कॉलम, और 48% छात्र ऐसे है, ओनली नहीं है यहाँ, यहाँ भाई ओनली नहीं है। अगर ओनली होता तो इस पोर्शन को हटा देते, फिर ये वाला पोर्शन होता, ये वाला पोर्शन ओनली में आता है, ओनली में ये वाला पोर्शन, और ये सारा आता है फिजिक्स में। अगर फिजिक्स बोलते हैं तो इसकी बात कर रहा है, अगर ओनली फिजिक्स अगर देखो ओनली फिजिक्स पाते हैं, दोनों चीज, अगर बोला केवल फिजिक्स में पास हुए तो ये है, ये वाला पोर्शन ओनली फिजिक्स का है। और अगर बोलता है कि ये बोलता है कि अगर मतलब फिजिक्स में पास हुए तो फिजिक्स का मतलब ये सारा का सारा पोर्शन। ठीक है, तो अब चलिएगा, अब ये क्या कह रहा है भाई, इसमें देखिएगा, ये बोल रहा है कि 30%, हाँ कितने परसेंट छात्र हो गए, 30% छात्र ऐसे तो दोनों में पास हुए, तो 30% छात्र ऐसे तो दोनों में पास हुए। ठीक है, अब ले लो ओनली मैथ में पास हुए, तो 65 माइनस 30 ये होगा 35। 35 ऐसे है जो दोनों, जो इसमें ओनली मैथ में पास हुए, और 30 ऐसे है जो दोनों में पास हुए, और ये 12% यानी 18%, 18%। भाई 48 में से आप माइनस 30 करोगे तो 18% ऐसे जो ओनली फिजिक्स में पास हुए, तो ये ओनली फिजिक्स में पास हुए, तो इन तीनों को जोड़ दो, तो 35 प्लस 30 65 प्लस 8 73 83, 83% छात्र ऐसे है जो पास हुए हैं, चाहे फिजिक्स में पास हुए हो या फिर मैथ में पास हुए या फिर दोनों में पास हुए हैं, मतलब पास जरूर हुए हैं। ठीक है, बट ये कह रही दोनों ही सब्जेक्ट में कितने फेल हुए, दोनों ही सब्जेक्ट में फेल। अब स्टूडेंट कितने होते हैं 100%, 100% में से 83% किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हो गए, 83% किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हो गए, तो इनके 17% छात्र आपके ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र दोनों ही भाषा में फेल हुए और 10% छात्र दोनों में फेल हुए। ठीक है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 10% छात्र दोनों में ही फेल हुए, तो कितने प्रतिशत पास हुए हैं? तो इसमें वही करना है, आपको सिंपल लेना है कि 35% छात्र आपके मैथ में फेल हुए और 25% छात्र आपकी इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, और 10% छात्र आपके दोनों में फेल हुए। ये फेल की बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहा है यहाँ वाले, ये सभी की फेल की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपने देखा ये बोला पहले देखो फेल कितने हुए, चाहे एक में हुआ हो चाहे दो सब्जेक्ट में हुआ, पर फेल कितने हुए। ये कह रहे कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। दोनों सब्जेक्ट में पास जब कर सकते हैं हम जब दोनों किसी न किसी सब्जेक्ट में जो पास हुए हो, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो हमें पता है कि अब आप यहाँ पर देखिएगा 35% छात्र ऐसे हैं जो केवल ये वाला पोर्शन जो मैथ में फेल हुए, 35% छात्र ऐसे जो मैथ में फेल हुए और 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। तो यानी कि ये 35 में से अगर 10% घटे हैं तो ये 25% छात्र ऐसे जो ओनली वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था, ओनली वाला पोर्शन मैंने उस दिन बताया, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ओनली वाला पोर्शन। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ओनली वाला पोर्शन है, ये देखो ये ओनली वाला पोर्शन है। तो ओनली कितना है, 25% छात्र ओनली किस में फेल हुए, मैथ में। ठीक है, और 25 माइनस 10 करो, ये हो जाएगा आपका 15%। 15% आप कैसे हैं ओनली, ये ओनली इंग्लिश में फेल हुए और दोनों में फेल कितने, 10% छात्र, 10% ऐसे जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए। तो फेल कितने हुए आपने, अब आप बताओ फेल कितने हुए, फेल दोनों सब्जेक्ट में आपको पता फेल हुए 25% तो हुए मैथ में और 15% हुए इंग्लिश में और 10% हुए आपके दोनों सब्जेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा 50% आपके ऐसे है जो फेल हुए हैं, 50% ऐसे जो किसी न किसी, चाहे वे दोनों सब्जेक्ट में हुए हो या फिर वे इंग्लिश में हुए हो या फिर हिंदी में हुए, ये टोटल क्या है, फेल है, ये फेल परसेंटेज है। तो पास कितने हुए दोनों सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट,
अब जो दोनों में फेल निकाल लिए तो दोनों में पास निकाल लो। अब दोनों में पास कितने हो गए, तो 100 में से 50 गया तो 50% आपके दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय हैं, 60%, ठीक है, इस तरह से मैंने, तो 60% परिवारों के पास गाय है, काऊ, ठीक है। और बफेलो और बफेलो 30% परिवारों के पास भैंस है, 30% परिवारों के पास क्या है भाई, भैंस है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 15%, जब 15% परिवार ऐसे है जिसके पास ना तो एक, हाँ, एक के पास एक गाय और एक भैंस। ये कह रहा है कि 15% परिवार के पास एक गाय और भैंस दोनों है भाई, तो दोनों है, तो 60% छात्र ऐसे, 60% छात्र, सॉरी 60% परिवार ऐसे है, एक मिनट, 60% परिवार ऐसे है जिनके पास काऊ है, ठीक है। और 30% परिवार ऐसे है जिनके पास बफेलो है, और 15% ऐसे है कि जिनके पास काऊ हो या बफेलो हो, दोनों में से एक जरूर है, या दोनों, हाँ सॉरी, 15% परिवार ऐसे है जिनके पास काऊ और बफेलो दोनों है, 15% छात्र ऐसे है जिनके पास काऊ और बफेलो दोनों है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा, अगर दोनों है, ये हो गए दोनों, ये हो गया काऊ, काऊ का पोर्शन कितना है, काऊ का पोर्शन देखो, काऊ वाला पोर्शन ये है, ये पूरा काऊ का है। अगर आपको निकालना कि कुल काऊ ऐसे, अगर आपको ये निकालना, ये वाला हिस्सा आपको निकालना, तो ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा ओनली काऊ। तो ओनली कितने परिवार ऐसे हैं जिसके पास ओनली काऊ है, ओनली काऊ, तो 60 में से 15% घटा दो आप, तो यानी कि आपका ये आ जाएगा, ये 45% ऐसे परिवार है जिसके पास ओनली काऊ है। और ओनली बफेलो, ओनली बफेलो ऐसे देखो 30% परिवार ऐसे है जिसके पास बफेलो है, बट 15% ऐसे है कि जिसके पास दोनों है। तो 30 में से आप जब 30% में से आप आपके 15% माइनस करेंगे, तो इनके 15% परिवार ऐसे है जिनके पास ओनली बफेलो है। तो और दोनों बोथ बोथ काओ प्लस बफेलो, काओ प्लस बफेलो, जिसके पास काओ प्लस बफेलो दोनों हो तो 45 प्लस 50, हाँ सॉरी, अगर जिसके पास दोनों, वे परिवार कौन से हैं, जिसके परिवार पास दोनों दोनों ही है, वे परिवार है 15%, 15% वे परिवार जिसके पास काऊ और बफेलो दोनों है। तो 45 के पास हो गई आपकी ओनली काऊ, और 15% के पास हो गया आपकी ओनली बफेलो, और 50% के पास आपकी होगी दोनों ही, काऊ और बफेलो दोनों, ठीक है। तो आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25 30 75%, 75% है जिसके पास मतलब काऊ और बफेलो, काऊ हो बफेलो हो, मतलब उनके पास में कुछ ना कुछ है, काऊ हो या बफेलो, या फिर काऊ और बफेलो दोनों हो। तो एक कितने परिवार ऐसे हैं जिसके पास गाय और भैंस कुछ भी नहीं है, ना तो एक गाय ना एक भैंस है। तो आपका 100 में से अगर आप 75% माइनस करोगे तो ये 25%, यानी 25% ऐसे परिवार जिसके पास ना तो काऊ है ना ही बफेलो है, 25% बराबर हो गया 1/4, यानी 1/4 परिवार ऐसे है जिसके पास ना काऊ है ना ही बफेलो है। तो टोटल परिवार कितने हैं, टोटल परिवार है आपके 96, टोटल परिवार आपके कितने हैं 96, और 96 का जब 1/4 निकालो तो 24 चौका 96, 24 परिवार ऐसे है जिसके पास ना तो आपका एक भी काऊ है और ना एक ही बफेलो है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब ले लो 116। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है, एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं, दूसरे वर्ष में 10% छात्र घट जाते हैं, यह क्रम चलता रहता है। यदि 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, 2000 में यदि छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले 2000 ले लो, 2000 में क्या 10% छात्र बढ़ जाते हैं, 10% छात्र बढ़ जाते हैं, 10% का मतलब होता है 1/10, तो आपको पता है 10% छात्र आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब 10% 10 पर 1 बढ़ जाता है, तो 2000 में आपका क्या हुआ, 10 पर 1 बढ़ गया, नहीं सॉरी 10 पर 1 घट जाते हैं भाई। ये कह रहा है कि हाँ सॉरी, ये कह रहा है कि एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ जाते हैं,
और दूसरे वर्ष में 10% छात्र घट जाते हैं, और यह क्रम चलता रहता है कि एक साल में तो 10% क्या है बढ़ रहे हैं, दूसरे साल में 10% क्या है कम हो रहे हैं, ये क्रम चलता रहता है। फिर अगले साल में 10% क्या है बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद 10% क्या है घट रहे हैं, ये क्रम चलता रहता है। ये करीब 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि है, 2000 में छात्र बढ़े हैं, तो 10 की जगह क्या हो गए, 10 की जगह 11 हो गए 2000 में। तो फिर अगले साल 2001 में, 2001 में क्या होगा, 10 की जगह 9 हो जाए, छात्र घटेंगे। फिर उसके बाद 2002 में फिर छात्र घटेंगे, 10 की जगह क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। भाई पहली साल बढ़ रहे हैं, दूसरी साल कम हो रहे हैं, तीसरी साल फिर बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे 2000 में बढ़े। अब 2003 में एंटर कर गया आप, 2003 का स्टेटस चेक करो, 2003 में पॉपुलेशन क्या है। तो कह रहा है 2000 में बढ़े हैं, 2001 में कम हुए हैं, 2002 में फिर बढ़े हैं, तो 2003 में पहुंच गया। अब जो 2000 में आपने बढ़ाने के बाद में आप 2003 में चेक कर रहे हो, भाई 2002 में जो 2002 में बढ़े हैं, तो 2003 में चेक करोगे ना। तो ये पहले पॉपुलेशन कितनी थी, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3, तो 1000। पहले की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1000 थी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों की 3 साल मतलब 2003 में जो स्टूडेंट है वो कितने बच गए। तो ये हो जाए 11 11 121 और इंटू 9 करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, 0 1 0 1 0 8 9। ठीक है, तो शुरुआत में इतने छात्र थे और बाद में छात्र हो गए इतने। ठीक है, 2003 में तो कितने बढ़ गए भाई, 89 बढ़ गए। किस पर बढ़े भाई, 1000 पर बढ़े। शुरुआत में तो भाई 1000 थे, और कितना परसेंट बढ़े भाई, 2 0 से 2 0 घट गए, तो यानी कि 8.9% आपके स्टूडेंट बढ़ गए। 2003 में आप स्टूडेंट चेक करो तो आपने देखा कि स्टूडेंट की जो संख्या है 8.9% इंक्रीज हो गई। तो ऑप्शन ए 8.9% जो क्या है स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है कि दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, अब आप यहां लो मिल्क और वाटर और मिक्सचर टोटल मिक्सचर जो है, जो टोटल है सॉल्यूशन है जो पानी है। ठीक है, तो ये कह रहा है 10% पानी है, तो 10% बराबर होगा 1/10। यानी कि टोटल अगर 10 है, टोटल मिक्सचर 10 है, 10 में से 1 पानी है, बाकी 9 तो भाई दूध है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इस मिश्रण में, जो ये मिश्रण है, ये वाला मिश्रण, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी अब 20% हो जाए। अब पानी करना है भाई 20%। अब पानी 20% का मतलब कि 1/5। तो टोटल मिश्रण कितना है, 5। यानी कि अब टोटल मिश्रण 5 में से, ठीक है, अब टोटल मिश्रण 5 में से पानी करना है इसको, 5 में से 1 पानी हो गया और बाकी 4 क्या हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, आपने देखा यहाँ 9, पहली कंडीशन में क्या है, 10 में से 9 तो मिल्क है और 1 वाटर है, 9 और 1 10, ये टोटल है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपका 5 में से 4 मिल्क है, 1 पानी है। ठीक है, बट आपने देखा कि ये क्या कह रहे हैं, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। आपने देखा बाहर से क्या डाला गया भाई, बाहर से क्या डाला गया, पानी, बाहर से क्या डाला गया, वाटर डाला गया, बाहर से पानी डाला गया, दूध तो नहीं डाला गया ना, तो दूध तो सेम रहना चाहिए ना। आपने देखा कि बाहर से पानी डाला गया तो दूध तो सेम है ना भाई, दूध तो आपने निकाला और डाला नहीं है ना, आपने सिर्फ पानी डाला है। तो पानी डाला है तो आप दूध सेम करो। आपका यहाँ पर दूध क्या है, 9 है, यहाँ पर आपका दूध क्या है, 4 है, तो दूध तो सेम नहीं है। यहाँ पर आपका दूध 9 है, यहाँ पर दूध आपका 4 है, तो दूध को आपको सेम करना है, बराबर करना है, क्योंकि आपने दूध को टच नहीं किया। दूध तो जितना शुरुआत में थे उतना लास्ट में है, आपने सिर्फ पानी डाला है, पानी में डाला है तो पानी बढ़ेगा ना। और ये बोला कितना पानी डाला जाए, वो देखो पहला ऑप्शन 6 लीटर, दूसरा ऑप्शन 6.5 लीटर, ये इनमें से निकालना है कौन सा कितना पानी डाला जाए ताकि पानी की परसेंटेज 20% हो जाए। ठीक है, अब पानी को बराबर करो। पानी को बराबर कैसे करोगे, इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इस 9 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9। बट जब मल्टीप्लाई 4 इसमें करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 4 इसमें भी करोगे और मल्टीप्लाई बाई 4 इसमें भी करोगे। पूरी कंडीशन है, एक ही लाइन है, ये वाली क्या है, एक ही लाइन है, एक ही बात है। अब 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करो और 9 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करो। अब देखो आप भैया आपने कर लिया। अब इसमें क्या है, करने के बाद
अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला 9 चौक 36, तो 36 तो हो गया दूध, और 4 एकम 4, और 4 हो गया भाई आपका पानी, और 10 चौक 40, 40 हो गया आपका मिश्रण, ये 40 मिश्रण हो गया। ठीक है, तो 36 और 4 और 40, ये कंडीशन होगी आपकी, 36 + 4 = 40। दूसरे में 9 चौक 36, 36 दूध हो गया, और 9 एकम 9, 9 आपका क्या हो गया, आपका वाटर हो गया, और 9 पंजे 45, 45 आपका मिक्सचर हो गया। तो दूसरे में क्या है, 36 तो आपका मिल्क हो गया, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये टोटल है। तो ये 36 और प्लस के 9 आपका वाटर हो गया, और 45 आपका मिक्सचर होगा टोटल। अब ये कह देखो, दूध तो आपने बराबर कर लिया। अब आप कह सकते हो पानी आपका शुरुआत में कितना था, 4 था, अब पानी कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो कितना बढ़ाया आपने, आपने कितना बढ़ाया मेरे भाई, आपने 5 बढ़ा लिया। आपने कितना यूनिट बढ़ाया, 5 यूनिट ज़्यादा हो गया, 5 यूनिट। यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस, 5 यूनिट आपने ज़्यादा डाल दिया। अब ये कह रहा है कि यदि 40 लीटर के मिक्सर में, शुरुआत में मिक्सर कितना था, 40 लीटर। देखो क्वेश्चन में शुरुआत में 40 लीटर का मिक्सर है, तो यानी कि हमारे पास शुरुआत में मिक्सर कितना है, ये हमारे पास मिक्सर है भाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास शुरुआत में, यहाँ हमारे पास हो गया 40 लीटर, 40 यूनिट। देखो शुरुआत में मिक्सर क्वेश्चन के हिसाब से 40 लीटर मिक्सर है, और हमारे हिसाब से 40 यूनिट है। तो यानी कि जो हमारे ये जो 40 यूनिट है, हमारे हिसाब से टोटल मिक्सर है शुरुआत में। देखो ये वाला, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये वाला, ये वाली लाइन देखो, इसमें जो 40 है ये शुरुआत का मिक्सर है। तो 40 यूनिट बराबर आ गया आपका 40 लीटर के, और 1 यूनिट बराबर आ गया 1 लीटर के। और आपने कितना यूनिट पानी डाला, यूनिट डाला आपने 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 5 लीटर के, तो 5 लीटर आपने पानी बाहर से डाला है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, 117 में क्या है भाई, 117 में क्या है, नमक और पानी की, नमक साल्ट और वाटर। ठीक है, और ये ले लो टोटल, टोटल एक है नमक और साल्ट के एक घोल में 5% नमक है, 5% नमक है। ठीक है, 5% को बोलते हो आप 1/20, यानी कि टोटल, टोटल कितना है, देखो नीचे जो होता है वो टोटल होता है, टोटल होता है। तो यानी कि आपके पास टोटल कितना है, 20, 20 में साल्ट कितना है, 1, तो पानी कितना हो गया आपका, 19, ये हो गया। अब ये कह रहा है बी, अगर 20 लीटर पानी उड़ जाता है, वाष्प हो जाता है, 20 लीटर पानी उड़ जाता है, यानी कि वाष्प हो जाता है, तो नमक 15% बन जाता है। तो नमक कितना बन जाता है, 15%। पहले नमक 5% था भाई, तो 1/20, 20 में से 1 नमक था, 20 में से 1 नमक 19 पानी था। अब नमक बन गया भाई 15%, तो 15% आपका कितना होगा, 3/20 आ जाएगा। आपने देखा भाई, 5 से काटो, 5 या 15 और 5 काटो 20, तो 3/20 आ गया। अब टोटल कितना है, 20 है, 20 में से 3 हो गया नमक, और बाकी 17 हो गया आपका पानी, ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब आप देखो 20 लीटर पानी उड़ जाता है, तो क्या उड़ता है मेरे भाई, दिमाग से सोचना, थोड़ा बहुत पॉइंट की बात है। ये कह रहा है कि यदि 20 लीटर पानी उड़ जाता है, तो नमक तो नहीं उड़ा ना मेरे भाई, 20 लीटर पानी उड़ा है ना, तो नमक तो सेम है ना, नमक जो शुरुआत में था वही लास्ट में है, तो नमक को बराबर कर लो। यहाँ पर नमक कितना है, इसमें देखो, यहाँ पर नमक भाई 1 है, यहाँ पर नमक क्या है, 3 है। नमक को हमें बराबर करना है मेरे भाई। नमक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें 3 की गुणा कर देंगे, इसमें 1 की गुणा कर देंगे। तो इसमें 3 की अगर गुणा करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, ये तो ऑलरेडी 3 है ही, और इसमें भी 3 की गुणा कर दो, और इसमें भी 3 की आप मल्टीप्लाई कर दो। अब आपने देखा, अब यहाँ पर आप देखोगे, जैसे आपने 3 की मल्टीप्लाई की है, तो आप 3 की मल्टीप्लाई करते, ये तो क्या 20 या 60, टोटल साल्ट कितना होगा, 60, और नमक का आपका कितना होगा, 3, और टोटल 19 30 57, आपका जो वाटर हो गया वो कितना होगा, 57। तो 60 में से 3 साल्ट है, 57 आपका क्या है, वाटर है। और यहाँ 20 में से 3 आपका साल्ट है, और 17 क्या है, आपका वाटर है। तो अब ये कह रहा है कि यदि 20 लीटर पानी उड़ जाता है, अब यहाँ देखो, पहले पानी कितना था भाई, 57, अब पानी भाई कितना है, 17, तो देखो कितना उड़ा भाई, अब 57 में से 17 उड़ गया, तो कितना बचा भाई, 40, सॉरी 57 में से 17 बचा है, 57 था पहले और 17 बचा है, तो कितना उड़ गया, 40 उड़ गया। और क्वेश्चन के साथ कितना उड़ गया, 20 लीटर। तो यानी कि आपके जो ये है 40 यूनिट, आपके हिसाब से 40 यूनिट पानी
उड़ गया, 40 यूनिट पानी उड़ गया। और हमारे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 20 लीटर पानी उड़ गया। तो 40 यूनिट बराबर 20 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, 1/2 लीटर। 1/2 लीटर। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक में, स्टार्टिंग में कितना था, प्रारंभिक घोल कितना था, प्रारंभिक मिक्सचर कितना था। प्रारंभिक मिक्सचर था भाई 60 यूनिट। देखो ये 60, प्रारंभिक मिक्सचर था 60 यूनिट। तो 60 यूनिट कितना होगा, 60 इंटू 1 यूनिट कितना है, आधा लीटर। तो 60 यूनिट होगा 30 लीटर। तो शुरुआत में 30 लीटर मिक्सचर था। तो 30 लीटर, इनका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। तो भाई सबसे ले लो, पहले ले लो टोटल मिक्सचर, टोटल, फिर उसके बाद ले लो एसिड, और फिर ले लो उसमें वाटर। ये लो, अब ये कह रहा है 30% एसिड है। स्टार्टिंग में कितना एसिड है, 30%। 30% होगा 3/10, यानी कि टोटल 10 में से 3 एसिड है और बाकी 7 क्या है, पानी है। ऐसे ही कह रहा है कि एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना होगा। देखो पानी निकाल रहा है भाई, पानी को कम बत्ती कर रहा है, एसिड को नहीं छेड़ रहा है, वो एसिड नहीं निकाल, ना तो एसिड डाला है ना निकाल रहा है। तो ये पानी निकाल रहा है, तो पानी को कम कर रहा है। तो अब एसिड कितना हो जाएगा, अब एसिड हो जाएगा 40%। 40% होता है 2/5। ठीक है, 5 में से नहीं, टोटल 5 में से 2 अगर एसिड हो गया, बाकी 3 क्या है आपका, वाटर हो गया। तो वाटर को निकाल रहा है भाई, वाटर आगे कम बत्ती होगा तो इनके एसिड को टच नहीं करता। तो एसिड बराबर कर लो। एसिड यहाँ पर क्या है, आप देखो एसिड यहाँ पर क्या है, 3 है, एसिड यहाँ पर 2 है। एसिड बराबर नहीं है तो एसिड को बराबर करो। बराबर करने यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से, और यहाँ भी 2 से, यहाँ 2 से, यहाँ पर कर लो 3 से गुणा, 3 और गुणा 3 और गुणा 3। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 से गुणा करनी है इस वाले में, और इस वाले में 2 से गुणा करनी है। ठीक है, एसिड बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद अब देखो, अब 2 तिया 6, अब एसिड 6 हो गया, और यहाँ 2 तिया 6, अब एसिड 6 हो गया। यहाँ पानी 7 दूनी 14, 14, और 3 तिया 9, 9 हो गया आपका पानी। यहाँ आपका पानी शुरुआत में कितना था, 14, अब आपका पानी कितना है, 9 हो गया। और टोटल मिक्सचर हो गया आपका 10 दूनी 20। शुरुआत में मिक्सचर कितना था, 20 यूनिट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 12 लीटर के एसिड और पानी के मिश्रण में, तो टोटल शुरुआत में कितना मिश्रण था, 12 लीटर, और हमारे हिसाब से कितना है, 20 यूनिट। तो यानी कि 20 यूनिट जो मिक्सचर है वो बराबर है 12 लीटर के। एक यूनिट आपका हो जाएगा 12/20 लीटर। अब बोल रहा है कि कितना पानी निकाला जाए। पहले पानी कितना था, 14 यूनिट था, अब पानी कितना रह गया, 9 यूनिट है। तो कितना कम किया, 5 यूनिट कम किया, 5 यूनिट पानी निकाला भाई। अब 5 यूनिट निकाला तो कितना पानी निकाला, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर क्या आएगा, 12/30, और इंटू 5 यूनिट, 5 अंक 30 हो जाएगा। हाँ, 5 यूनिट इसने पानी निकाला है भाई। 20 है ना नीचे, ये 20 है। तो 5 लीटर, 5 चौक 20, और 4 तिया 12, 3 लीटर उसने क्या निकाला, 3 लीटर उसने पानी निकाला। तो 3 लीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है भाई, ये कह रहे एक तरबूज में 90% क्या है, पानी है। 90% होता है 9/10। तो जब भाई पानी, वाटर, और जब पानी और छिलका होता है, इसमें होता है पानी और छिलका, पल्प, पानी और छिलका होता है। अब आपको पता है टोटल, ये है आपका टोटल। तो टोटल 10 में से आपका जो तरबूज का टोटल 10 यूनिट वेट है, उसमें से 9 अगर पानी है, तो बाकी एक क्या हुआ, छिलका। एक क्या हुआ, छिलका, पल्प यहाँ छिलका है भाई। तरबूज के छिलके में भी तो वजन होता है ना। अगर यहाँ तरबूज में 9 यूनिट पानी, तो 1 यूनिट पानी छिलका हुआ ना। तो ये कह रहा है कुछ समय बाद पानी 12% शेष रह जाता है। तो पानी कितना रहता है, 12% रह जाता है। तो 12% बराबर कितना होगा, 12%। 12% आपका हो जाएगा 12 अगर आप 100 करोगे, 4 से आप काटो, 4 तिया 12 और 25, यानी कि आपका 25 टोटल है। 25 में से आपका 3 पानी बच गया, और बाकी आपका 22 क्या हो गया, पल्प हो गया भाई। अब छिलका बढ़ गया, क्यों, क्योंकि सूख गया भाई। अगर पानी सूख जाएगा तरबूज का, तो पानी अब कम बचा है, छिलके का वजन ज्यादा हो गया। अब ये बोला 25 में 3 अगर वाटर बचा है और 22 पल्प बचा है, तो बोला कि अब उसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। अब छिलके का वजन कितना है, 50 किलोग्राम, यानी कि 25 यूनिट बराबर 50 ग्राम है, 50 किलोग्राम। तो स्टार्टिंग का वजन ज्ञात करो। देखो स्टार्टिंग का वजन ये 10 है, और ये बाद का वजन है। बट अब तुम एक बताओ, छिलका तो भाई सूखा, क्या पानी, कम बत्ती क्या हुआ है, पानी।
छिलका तो सेम है ना, छिलका तो जितना स्टार्टिंग में था उतना ही लास्ट में है। तो स्टार्टिंग में छिलका कितना है 1 यूनिट, और यहाँ छिलका कितना है, यहाँ छिलका है भाई 22, ये 22 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो छिलका बराबर नहीं है। तो छिलका बराबर करने के लिए यहाँ पर इस वाले में 22 की गुणा कर दो, तो 22 की गुणा करोगे तो 22 की गुणा यहाँ पर हो गई, 22 की गुणा यहाँ पर हो गई भाई मल्टीप्लाई, और 22 की गुणा है भाई यहाँ पर हो गई। अब जब यहाँ पर 22 की मल्टीप्लाई आप लोगों ने की तो इसमें क्या है 22 की मल्टीप्लाई में देखो यहाँ टोटल हो जाएगा 220, टोटल 220 हो गया। 220 में 22 ने मैं 198, 198 हो गया आपका पानी, और छिलके का वजन कितना होगा, छिलका हो गया आपका 22। अब यार देखो टोटल 220 यदि छिलका वो तरबूज का वजन माना जाए तो 220 में से 198 शुरुआत में पानी था और 22 छिलका था। अब यहाँ 25 में से, अब यहाँ 25 में से 3 पानी बचा है और भाई आपका छिलका 22 है, छिलका बराबर होगा, यहाँ भी छिलका 22 है, यहाँ भी छिलका 22 है, छिलका बराबर कर लिया। अब देखो शुरुआत में पानी कितना था भाई 198, अब पानी कितना रह गया मेरे भाई, अब पानी रह गया आपका 3। तो पानी देखो कितना सूख गया वो निकालना पर, ये कह रहा है स्टार्टिंग का वजन निकालना हमें। अब यहाँ देखो ये कह रहा है इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, भाई 50 किलोग्राम पानी रहेगा ओनली। तो अब तुमने देखा भाई यहाँ पर अब कितना वजन है टोटल इसका 25 यूनिट, अब टोटल वजन है उसका 25 यूनिट, पानी सूखने के बाद 25 यूनिट, बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना वजन है 50 किलोग्राम। तो 25 यूनिट बराबर के 50 किलोग्राम, और एक यूनिट बराबर के 2 किलोग्राम, और स्टार्टिंग का वजन कितना था 220 यूनिट, तो 220 यूनिट 220 यूनिट हुआ है, 220 गुणा 2 कर दो, ये बराबर होगा 440 किलोग्राम। तो इस टाइम 440 किलोग्राम को तरबूज था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, भाई 96% पानी है, 96% बराबर कितना होता है, 96 बराबर 96 बाई 100 कर लो तो 24/25 हो जाएगा। तो टोटल वेट में से वाटर तरबूज का और तरबूज का पल्प छिलका, टोटल कितना 25, अगर टोटल वेट था 25 में 24 वाटर था शुरुआत में, एक था छिलका। अब एक क्या कह रहा है कि कुछ समय बाद पानी 95% बच जाता है, 95% क्या होगा वो हो जाएगा 19 पंजे 95, भाई 5 से घटो 19 पंजे 95 और 5 से 20, 19/20। तो अब 20 में से 19 अगर पानी बचे तो छिलका कितना है 1 है। भाई देखो आपका क्या सूखा, भाई कुछ समय बाद अगर सूखता है तो क्या सूखेगा, पानी तो सूखेगा ना, तो छिलका तो बराबर है, तो छिलका दोनों बराबर है। छिलका अगर बराबर ना होता तो हम क्या करते हैं यहाँ छिलका बराबर करते, बट यहाँ छिलका बराबर है। अगर छिलका बराबर है तो देखो 25 में से 24 यूनिट वाटर है, एक यूनिट पल्प का वजन है। ऐसे ही 20 में से 19 यूनिट वाटर है, 1 यूनिट पल्प का वजन है। तो ये कह रहा है कि 20 किलो ताजे तरबूज में, 20 किलो ताजे तरबूज में, ये कह रहा है कि तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो, अब का वर्तमान यानी कि अब का वजन ज्ञात करो, तरबूज अब कितना वजन बचा है उसमें। तो भाई शुरुआत में तरबूज में कितना वजन था 20 किलो था, और शुरुआत में हमारे हिसाब से कितना था 25 यूनिट था, तो 25 यूनिट हमारे शुरुआत में 25 यूनिट का तरबूज था, 25 यूनिट बराबर के 20 किलो, और 1 यूनिट बराबर के 20/25, और अब कितना रह गया 20 यूनिट रह गया। तो अब 20 यूनिट, ठीक है, अब 20 यूनिट बराबर क्या आ गया भाई 20 किलो भाई 25 और इंटू 20 ये हो जाएगा। तो भाई 25 इसे काट दो आप 400, ये आ जाएगा 400 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से कम 25, 15, 25 का 150, 16 के लिए। देखिए अब जो वजन बचा है तरबूज का वो 16 किलो है, तो 16 किलो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर भाई 122 ले लो। 122 में क्या है, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। तो ताजे फलों में जी 68% पानी है, 68% को काटो आप, 4 से काटो 17 और 4 से काटो 25। तो यहाँ अगर आप लोगे टोटल फल, फिर उसमें पानी वाटर, फिर उनमें पल्प छिलके भी होते हैं ना भाई इनमें। तो ये कह रहा है टोटल 25 अगर शुरुआत में था तो शुरुआत 25 में 17 अगर पानी है तो 8 क्या छिलके का वजन है, ठीक है। अब ये कह रहा है सूखे फलों में, ये तो हो गया ताज़ा फल, ये हो गया ताज़ा फल का स्टेटस।
सूखे फल में क्या कह रहा है, अब 20% पानी है, 20% हो गया 1/5। तो यानी कि 20/5 में से 1 पानी है, बाकी 4 छिलके, छिलका बढ़ गया, ये हो गया सूखा फल। ये क्या हो गया भाई, सूखा फल हो गया। अब ये कह रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो ताजे फल में से, अब ध्यान दो भाई, पानी सूखा है ना, हमेशा क्या देना, सूखा पानी है, छिलके नहीं सूखे हैं, तो छिलके बराबर करो। यहाँ पर छिलका क्या है, यहाँ पर छिलका 8 है, यहाँ पर छिलका 4 है, तो छिलके बराबर करो। छिलके बराबर करने के लिए इसमें 2 की गुणा कर दो, 2 चौक 8, ये 8 हो जाएगा, 2 की गुणा यहाँ भी करो, 2 की गुणा यहाँ भी करो, तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 8। अब छिलका ये भी बराबर, छिलका ये भी बराबर। अब देखो, पानी पहले 17 था, पानी कितना बच गया, 2 बच गया, तो 15 पानी कम हो गया। अब पहले तरबूज ताजे फल कितने थे, 25 यूनिट, अब ताजे फल कितने रह गए, 10 यूनिट। तो ताजे फल में से सूखे फल कितने बनेंगे, ये कह रहा है। तो पहले हमारे पास ताजे फल कितने थे भाई, 25 यूनिट, तो 25 यूनिट, और 25 यूनिट कितने किलोग्राम, 100 किलोग्राम। ताजे फल थे 100 किलोग्राम, 25 यूनिट बराबर 100 किलोग्राम, और एक यूनिट बराबर क्या गया, 25 चौका 100, 4 किलोग्राम। और अब सूखे फल कितने रह गए, 10 यूनिट, सूखे फल 10 यूनिट, तो 10 यूनिट रह गए 40 किलोग्राम। तो सूखे फल का वजन 40 किलोग्राम और ताजे फल का वजन 100 किलोग्राम है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो सूखे फल कितने निकाले जा सकते हैं, सूखे फल 40 किलोग्राम निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन 1, क्वेश्चन 123। तो इसमें क्या है, करीना और कटरीना, देखो करीना, यह कटरीना, ठीक है। ये कह रहा है कि ये कह रहा है करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने, ये कह रहा है भाई 2/5 लोगों ने वोट देने का वादा, ठीक है, 2/5 लोगों ने वोट देने का वादा किया और बाकियों ने कटरीना को। तो यहाँ देखो, यहाँ 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया, करीना को। तो 2/5 हिसाब कर लो ना, हिसाब कर लो, 2/5 को कर लो, 200/500 कर लो। तो 500 में से 200 ने बोल दिया करीना को वोट देंगे, 500 में से 200 ने बोल दिया करीना को वोट देंगे। बाकी जब भाई 500 में से 2/5 बोल रहा ना भाई, 2/5 का मतलब है 5 में से 2, 5 में से 2 ने बोल दिया करीना को वोट देंगे। बाकी किसको वोट देंगे, बाकी 300 किसको वोट देंगे, कटरीना को। ये क्लियर होना चाहिए भाई। 2/5 को अगर मैं 200/500 कर लो तो 2 जीरो तो 2 जीरो, बात वही है, यहाँ देखो बात वही है, ठीक है। अगर भाई कोई 2/5 बोलता है तो 2/5 को मतलब 200/500 भी लिख सकते हैं। 200/500 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं, 200 का परसेंटेज या 500 का परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 200 में से, हाँ ये कह रहा है 500 में 200 ने बोला करीना को वोट देने का वादा किया, बाकी 300 ने कटरीना को वोट देने का वादा किया। अब ये कह रहा है कि चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। भाई यहाँ करीना ये है, 15% लोगों ने मना कर दी, तो 15% लोग बोल रहे 200 करीना को देने का वादा करता है, इसमें 15% ने मना कर दी, तो इसका 15% कितना होता है, 15 30 बंदों ने, 30 बंदों ने बोला भाई हम वोट नहीं देंगे, तो वोट काट दो भाई। भाई 30 बंदों ने बोला हम वोट नहीं देंगे, तो -30 लिखा, -30 क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने मना कर दी, ये देंगे नहीं, तो देंगे नहीं तो घटा लो। अब इसके पास कितनी वोट थी, 200 थी, इसके पास कितनी वोट है, 300 है, तो इन 30 ने मना कर दिया, 30 इसको वोट नहीं देंगे, किसको देंगे, 30 जाके कटरीना को वोट दे देंगे, प्लस के 30 इधर कर दो। अब आगे देखो, ये कह रहा है 25%, यहाँ पे देखो 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। अब भाई कटरीना के पास कितनी वोट थी, 300 का 25%, यानी कि 25% मतलब हो गया 75, 75% लोगों ने कटरीना को मना कर दी, यानी कि इसके 75 बंदों ने इसे वोट देने से मना कर दी। भाई देखो 75 वोट घटा लो इसमें से, अगर 75 ने मना कर दी तो 75 किसे देंगे, ये जाकर देंगे करीना को। अब देखो किसको कितनी वोट मिली, अब भाई 200 और 275 में से अगर 30 घटाएंगे तो 245, इसको मिली भाई 245 वोट। इसको कितनी मिली भाई, इसको माइनस के 75 माइनस के पहले ये हो गए 255 यूनिट, 255 यूनिट, और इसको मिली भाई 245 यूनिट, ठीक है। करीना को वोट मिली 245 यूनिट, कटरीना को मिले 255 यूनिट, तो जीत गई कौन, कटरीना जीत गई। कितने देखो, दोनों का अंतर देखो, इसे 245 इसे 255, कितने, ये जीत गई 10 यूनिट से। कौन जीत गई भाई, कटरीना जीत गई, 10 यूनिट वोट से जीत गई। तो ये कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, अगर कटरीना 750 वोटों से जीती हो, तो हमारे हिसाब से तो कटरीना भाई 10 यूनिट से जीती,
10 यूनिट से जीती वोट। हमारे साथ तो वोट घटना कितने 10 यूनिट से, 10 यूनिट बराबर कितना 750 है, और 1 यूनिट बराबर क्या गया 75। तो ये कह रहा है कुल मतों की संख्या, कुल मत कितने हैं 500। देखो भाई 200 और प्लस 300, शुरू में देखो 200 प्लस 300 500 वोट है, तो 500 वोट निकालो, 500 गुणा 75 कर दो, बराबर क्या है 0 0। ठीक है, 5 5 25 और 5 से 35 और 2 37, 37,500 टोटल वोट है। तो टोटल वोट होगी 37,500, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या, राम ने 6 काली और x सफ़ेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉलों की संख्याओं को बदल दिया, इसकी वजह से बिल 45% बढ़ जाता है। तो x की संख्या, x का वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है भाई, अब ये देखो राम ने काली, ब्लैक और वाइट बॉल, राम ने इनने 6 तो ब्लैक खरीदी और भाई x खरीदी इसने वाइट बॉल। और ये तो होगी क्वांटिटी, ये होगी क्वांटिटी और ये होगी प्राइज। अब इनका प्राइज भी क्या है, ये तो होगी क्वांटिटी, ये होगी इनका प्राइज। प्राइज क्या रहा है कि काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल का 5/2 है। भाई 5/2 है किसका, सफ़ेद बॉल का। तो सफ़ेद बॉल की कीमत कितना है 2 है, जिससे कंपेयर कर रहा है। बोला काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल का 5/2 है, तो किससे कंपेयर कर रहा है, सफ़ेद बॉल से। सफ़ेद बॉल की कीमत कितनी है 2। अगर सफ़ेद बॉल की कीमत 2A लिखो, क्योंकि 2 नहीं लिख सकते, 2 ये रुपये नहीं है, ये यूनिट है। अगर इसकी 2 है तो इसका ये होगी 5A। ठीक है, ये बोला काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल का 5/2, तो इसका 2 का 5/2 ये आएगा। ठीक है, अब निकाल लो, तो ये हुआ 5A। ठीक है, अब निकालो कितना बिल बन रहा है। बिल बन रहा है, बिल बन रहा है, बिल ना 5 संग 30, 30A में तो आई काली बॉल प्लस के 2AX, 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 ये बिल बन गया, ये बिल बन गया। अब ये कह रहा है कि ये बिल वो पे करने जाएगा। ये कह रहा है कि बिल बनाते समय, यहाँ देखो बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली बॉलों की संख्या को सफ़ेद बॉलों की संख्या से बदल दिया, इस कारण बिल बढ़ गया 45%। भाई बिल तो आना चाहिए था, ये जेन्युइन बिल है भाई, ये बिल आना चाहिए था, ये जो बिल है ये आना चाहिए था, बट उसने गलती से बॉलों की संख्या को बदल दी। यानी कि इन बॉलों का ये रेट लगा दिया और इन बॉलों का ये रेट लगा दिया, ऐसे गलती कर दी उसने। तो 6 दूनी 12, ये कर दी उसने 12A। देखो ये बिल बॉलों की संख्या बदलती है, यानी कि ब्लैक बॉल का मूल्य लगा दिया ये, और एक्स बॉल का, वाइट सफ़ेद बॉल का लगा दिया इसने ये। तो अब रुपए का बिल कितना बन गया भाई, यहाँ बन गया 6 दूनी 12A प्लस 5AX, 5AX बिल उसने ये बना दिया, बिल ये बना, और बनना था ये बना दिया ये ज़्यादा है। तो भाई ये जो बिल है इनके 12A प्लस के 5AX ये ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा है किसका, इनके 30A प्लस के 2AX, इसका 40% ज़्यादा, 45% बढ़ गया। तो 45% बढ़ गया तो कितना हो गया 145 हो गया, 145/100 ये हो गया। तो अब भाई देखो भाई यहाँ पर ए तो कट गया, अब ए कट जाए तो यहाँ पर बचेगा 12 प्लस के 5x बराबर के। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पर आएगा भाई 30 और प्लस के ये आ गया भाई, ए कट गया तो 2x, और यहाँ से 5 से काट दो भाई इनको, 5 से 5 दूनी 10 और 5 45 29 और भाई 20 की मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो 20 की गुणा 20 दूनी 12 दूनी 24 240 और प्लस के इसकी 20 की इसमें करो 20 पंजे 100x। ठीक है, अब 29 की यहाँ 29, ये है 29 की गुणा इसमें करो 29 30 87 870 और प्लस 29 दूनी 58x ये हो गया। तो x इधर ले जाओ, तो 100 में से 58 जाएगा, मैं तो 42x बराबर के इसको इधर ले जाओ, 870 में से गया 20 40 30, तो ये हो गया 630 हो गया ये। तो x निकालो कितना हो गया, जब 630 को तुम भाग दोगे 42 से, तो निकालो सबसे पहले भाग दो 7 से, 7 नम 63 90 और 7 छंग 42 6 और 15 5 है तो 15 से करो, तो x बराबर के आ गया 15। तो ये बोल रहा है कि x याद करो, तो x कितना है 15। ठीक है, यानी कि वाइट बॉलों की संख्या कितनी है, वाइट बॉलों की संख्या 15 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125।
क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है, सेब के मूल्यों की कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपये में 3 सेब, भाई 1.25 रुपये में 3 सेब खरीदता है, 3 एप्पल, ठीक है। 1 रुपये में 1.250 रुपये की में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 खरीदता है। इतने का मूल्य था, बट उसने क्या किया, अब 1 में 3 खरीदा। पहले 1.25 रुपये में 3 एप्पल खरीदा था, अब 1 में 3 खरीद रहा, तो बोला कि तो सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। सेब का मूल्य पहले 1.25 था और सेब का मूल्य अब 1 है, तो कितना कम होगा सेब का मूल्य। पहले तो भाई 1.25 था, अब हो गया 1, कितना कम हो गया, 0.25 कम हो गया। कितना प्रतिशत कम हुआ, इस पर निकालो, 1.25 पर कितना प्रतिशत कम हुआ, इंटू 100 कर दो। तो भाई इसको अगर काटोगे आप, यहाँ से पॉइंट तो पॉइंट करिएगा तो 5 आएगा, और 5 से करो 20%, तो 20% क्या हो गया, सेब का मूल्य कम हो गया, इतने मूल्य में कमी हो गई, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और इसमें मैंने हर मतलब मैगजीन जो बचे हुए टाइप्स थे वे सभी कवर किए हैं। यहाँ पर आपकी परसेंटेज समाप्त होती है, और परसेंटेज में किसी भी प्रकार का कोई भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। मेरी तरफ से परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का, या हार्ड हो, इजी हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, या कैसा भी क्वेश्चन हो, मेरी तरफ से कोई भी क्वेश्चन ऐसा पेंडिंग नहीं है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है, और मैं सजेस्ट करता हूं आप भी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। परसेंटेज अगर कंप्लीट पढ़नी है तो इस परसेंटेज से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप अगर ये 125 क्वेश्चन है, और प्लस पहली क्लास में मैंने आपको कराए थे 40 क्वेश्चन, तो यानी कि टोटल मैंने जो परसेंटेज की 8 क्लास में टोटल मैंने अगर क्वेश्चन कराए हैं, तो अप्रोक्सीमेट मेरी तरफ से ये क्वेश्चन होंगे आपके 40 + 120 165 क्वेश्चन अप्रोक्स है। तो 165 क्वेश्चन में मैंने अपना पूरा परसेंटेज कवर किया है। तो नेक्स्ट दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। तो लॉस एंड प्रॉफिट को भी हम इसी प्रकार कवर करेंगे। तो आपके पास, आप ऐसा नहीं है आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय है, आप समय के रहते आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को पढ़िएगा, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड डे, ओके, बाय बाय।